नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो शहर के नियोजन से जुड़ा हुआ है, प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल अब प्लानिंग इतनी ख़राब है कि सड़क पर जो फुटपाथ है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। हम यहाँ से शुरू करें कि आम नागरिक के लिए अब सड़क पर दुश्वारियाँ बढ़ गई है। वहाँ से लेकर जो पॉस कॉलोनी है, एलिट क्लास के जो लोग रहते हैं, वहाँ भी दिक्कतें हैं। यानी आम से लेकर ख़ास सब दिक्कत में है। वजह ये कि राजधानी भोपाल का एक इलाका है जिसे अरेरा कॉलोनी कहते हैं। अरेरा कॉलोनी से लेकर रोहित नगर तक, कलिया सोत तक और तमाम वो इलाके जो वेल प्लान तरीके से डेवलप हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि अगर स्थानीय शासन उस पर ठीक से कार्रवाई नहीं करेगा या कोर्ट में उनकी तरफ से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होगा तो ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर ये स्थिति बनती है तो और भी खतरनाक होगी। भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार है पूर्णेंदु शुक्ल, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उस फैसले की आड़ में एक नया खेल शुरू हो गया। वो ये कि सरकार गैर कानूनी तरीके से बनाए गए उन आवास को जो आवासीय थे उससे कमर्शियल या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए तैयार किया गया, सरकार उन्हें एक तरह से रेगुलाइज करने जा रही है। अभी इस किस्म की कोई सूचना ऐसी नहीं है जो अधिकृत हो, लेकिन खबरें ऐसी कि सरकार इसकी तैयारी कर रही है। यानी जो कानून पर काम करेगा वो पछताएगा और जो कानून तोड़ेगा उसके लिए सरकार साथ में खड़ी होगी। आज इसी पर विस्तार से बात। घरों में कारोबार और एक्शन को है तैयार, लेकिन कोर्ट, सरकार अभी नहीं, प्रशासन भी नहीं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तीन खास मेहमान। मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं में शामिल श्री कमल राठी जी हमारे साथ हैं। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। क्लाइमेट चेंज और अर्बन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट श्री सौरभ पोपली जी हमारे साथ हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, बहुत ही युवा लॉयर हैं, लेकिन कैम्ब्रिज से पढ़े हुए, उसके बाद देश भर के उन तमाम जो विधि कॉलेज हैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। गुप्ता जी को मैं कहता हूँ कि जिस उम्र में वो काम कर रहे हैं इतने बड़े बड़े, वैसे ही है जैसे कि गुरु नानक साहब ने कहा था, या हमारे जो सिख गुरु हैं उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। तो छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एनजीटी में भी केस लड़ते हैं। और ये जो मामला है राजधानी भोपाल का, ये गुप्ता जी की पैरवी में सुप्रीम कोर्ट में इसमें महत्वपूर्ण फैसले दी, जिससे सरकार भी एक तरह से अपनी लाइन को बदल रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं राठी जी आपके साथ। ये जो सारा मामला है ये सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आपकी राय? अरेरा कॉलोनी से लेकर अरेरा कॉलोनी तो एक बहाना है, इसमें बहुत सारे ऐसे काम है कि जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती है उसके नीचे जो पार्किंग होती है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको किराए पर देते हैं। और ये सब चीज़ें जब आग लगती है, कोई दुर्घटना होती है तो बहुत ही दुखद होती हैं, चाहे वो मामले कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, अस्पतालों के हो या हाई राइज बिल्डिंग के। मामला मास्टर प्लान से लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन तक है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम एक्शन और सरकार का उस पर क्या रिएक्शन है, आपकी जानकारी? देखिए, दो चीज़ें, ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है और सारे नियम विरुद्ध निर्माण पूरे देश में हो रहे हैं, उसके लिए मास्टर प्लान के साथ और भी कई चीज़ें जिम्मेदार हैं। इन सब को देखते हुए 2024 से सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पीछे लगना चालू किया और अभी सुमोटो में, ये किसी की याचिका पे नहीं हुआ है, स्वतः संज्ञान लेकर हिंदुस्तान की सभी स्टेट्स की राजधानियों पर उनने कहा आवासीय अनुमति लेकर अगर व्यावसायिक निर्माण हो रहा है या फिर कोई मास्टर प्लान में जहां आवासीय क्षेत्र है वहां पर व्यावसायिक काम हो रहा है तो उसे तत्काल सील करके कोर्ट को सूचित करना है कि हमने कार्रवाई कर दी। और उसके लिए सीधा हर जिले, जहां भी राजधानी, उसके म्युनिसिपल कमिश्नर को उसका वो बनाया है ऑफिसर, मतलब उसकी जवाबदारी तय करी है हमने। और ये सब चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे दिल्ली में कभी बिल्डिंग गिर रही है, कभी आग लग रही है, कई बच्चे मर रहे हैं, नर्सिंग होमों में आग लग रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आवासीय गतिविधि के लिए जो प्लाट निर्धारित है उसमें आवासीय अनुमति लेकर व्यावसायिक निर्माण कर दिया जाता है और व्यावसायिक गतिविधियां चालू कर दी जाती। उससे अड़ोस पड़ोस, पर्यावरण, ट्रैफिक, पार्किंग, मतलब एक नहीं 25-50 तरीके की समस्याएं हैं जो उससे उत्पन्न हो रही हैं। इन सब को लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया वो स्वागत योग्य। जो आपने पूर्णेंदु शुक्ला जी का कहा, तो पूर्णेंदु शुक्ला जी एक अलग पिटीशन हाईकोर्ट में लेके लड़ रहे हैं, उसमें भी हाईकोर्ट ने मास्टर प्लान की शर्तों का उल्लंघन पर कार्रवाई करने हेतु ऑर्डर किया हुआ है।
तो वो शुक्ला जी की एक पिटीशन दोनों है। एक तरह से मिलती जुलती है, लेकिन ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चूंकि डबल बेंच ने ले लिया जी। और हमारे साथी वकील साहब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, इस केस में नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा से कोर्ट का फैसले को बता पाएंगे कि क्या है। बिल्कुल। लेकिन हम एक आम आदमी के नाते, मैं अर्रा कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे आसपास में जब व्यावसायिक गतिविधि हो रही है, मुझे किस ढंग की परेशानी हो रही है। मैं 10 नंबर मार्केट जहाँ हम पैदल चले जाते थे, आज वहाँ पहुँचने के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, जिन गलियों में हम खेले कूदे बड़े हुए, आज हम वहाँ खुद रहने की स्थिति में नहीं है। मार्केट फोर्स या तो हमें घर बेचने को मजबूर करेगा या हमें भी इलीगल काम करने को मजबूर करेगा। एक बस लाइन आखिरी बोलना चाहूँगा कि इसमें सरकार ने इन सबको, जो एक मुट्ठी भर व्यावसायिक लोग हैं, अधिकतर तो आवासी हैं, वोटर भी आवासी हैं, लेकिन अधिकतर वो मुट्ठी भर जो व्यवसायी हैं, उनके दबाव में सरकार ने 29 तारीख को प्रारूप नियम लेके आ गई है कि आवासी में उद्योग और कुछ चीज़ों को छोड़कर सारी गतिविधियां, चाहे फ्लैट हों, मतलब अगर फ्लैट भी है तो ऊपर फ्लैट में रह रहा है और दूसरे मंजिल पे कोई व्यावसायिक गतिविधि कर ले, तो आप सोचिए तीसरे मंजिल वाले को क्या करना पड़ेगा, वो बेच के ही जाएगा होने पोने भाव में। कुल तो मिलाकर सरकार ने गलत नीतियों के साथ नियम लाने का प्रयास कर। इस मुद्दे पर हम हरप्रीत जी से पूछेंगे कि क्या ये विधि सम्मत होगा कि सरकार इस तरह की जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें क्या खलल पैदा कर सकती है कोई नियम बनाकर, या जिस बस्ती को डेवलप किया गया था आवासी, वो बिना किसी सरकारी कानून के क्या उसको व्यावसायिक कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि मास्टर प्लान का मैंने इसलिए जिक्र किया था क्योंकि मास्टर प्लान मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं, छोटे शहरों की तो हम गिनती नहीं कर रहे, लेकिन जो बड़े शहर है, राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक 20-20 साल से मास्टर प्लान अटका हुआ है। ये भी एक किस्म की आम आदमी के खिलाफ साजिश है, क्योंकि आपने कहा कि मुट्ठी भर व्यावसायिक लोग, वो मुट्ठी भर हैं लेकिन उनके पास बोरे भर कर पैसे होते हैं, इसलिए जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो दुश्वार हो सकती है। लेकिन मुट्ठी भर जो व्यावसायिक लोग हैं उनके लिए हर कानून उनके हिसाब से मुड़ जाता है। कानून के जानकार हरप्रीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सारा मामला है, इसको आप कानून के नज़रिए से किस ढंग से देखते हैं और कोर्ट का इसमें क्या रवैया होता है और क्या उनका नज़रिया होता है? सर, दो चीज़ें हैं। पहले जो आपने बाद में कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो मास्टर प्लान है वो बेसिकली शहर का नक्शा है कि कहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियां होंगी, कहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ पर कमर्शियल होगा, कहाँ पर किसी प्रकार का सेमी कमर्शियल एरिया होगा, एक इलाके के अंदर कुछ कमर्शियल भाग भी होगा, रेसिडेंशियल भी होगा, उस हिसाब से परमिशन दी जाती है। और अब चूंकि इतना डेवलपमेंट बढ़ चुका है, अब यह भी देखा जा रहा है कि मास्टर प्लान जो है जिस समय पे आता है उस समय शहर का एरिया क्या होता है और उसके बाद अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो होता है वो शहर को कहां कहां ले जाता है। तो जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, इससे आम आदमी के लिए तो मास्टर प्लान है, अगर नॉर्मल आदमी कोई परमिशन लेने जाता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि साहब यहां आप ये गतिविधि नहीं कर सकते। और जो मास्टर प्लान एरिया के बाहर हैं इलाके, हम सब भोपाल में रहे हैं, नीलबढ़ जानते हैं, हम रातीबढ़ जानते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जानते हैं जहां पर ऐसी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं, कहने को हो सकता है वो कृषि योग्य है या उसके भी योग्य नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज एकदम चल रही हैं। और वो कुछ लोग जो बहुत ही पावरफुल है वो उसका रेट भी बढ़ाते हैं और फिर एक तरीके से इनडायरेक्ट ये भी खबरें आती हैं कि उनको लीगलाइज हो सकता है फ्यूचर के मास्टर प्लान में किया जाएगा, और उसके चक्कर में हो सकता है कुछ लोग उसे एरिया में भी खरीदना शुरू कर देते हैं, फ्यूचर या तो इन्वेस्टमेंट समझ के या वैसा समझ के। तो एक मुद्दा तो है कि मास्टर प्लान टाइमली बहुत आवश्यक है क्योंकि उससे प्लान डेवलपमेंट होता है। अब दूसरा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, मैं इसी में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्या इसलिए भी कोई याचिका दायर की जा सकती कि सरकार कुछ भी करे, समय पर मास्टर प्लान लेकर आए और इस मामले में कोई जुडिशरी या कोई कोर्ट सरकार को निर्देशित करे कि जैसे ही मास्टर प्लान की अवधि खत्म होती है उसके 6 महीने या 1 साल के भीतर आपको मास्टर प्लान लाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। क्योंकि अभी तो खुला खेल है, मास्टर प्लान कब लाएंगे कुछ पता नहीं। मंत्री कहते हैं कि बन गया है, सीएम के पास चला गया और 20 साल गुजर गए। इसमें सारी पार्टियां, सारी सरकारें, सारे मुख्यमंत्री एक जैसे हैं। जी सर, उस पर एक तो बिल्कुल रेट लगाया जा सकता है क्योंकि सरकार का एक्शन और इनएक्शन दोनों से ही आम सिटीजन को फर्क पड़ता है। और एक हमारी एक रिट भी है, हम उसको नाम में नहीं दे सकता, लेकिन जो पिछला मास्टर प्लान था वो बीच में एक तरीके से वापस ले लिया गया। तो कानून ऐसा नहीं अलाउ करता कि आप पब्लिक से कमेंट ले लें
और उसके बाद पूरे पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बाद मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट ना करें। तो एक जो आपका मुद्दा आपने उठाया वो सरकार का इनएक्शन है, जो मास्टर प्लान नहीं है उसके लिए बिल्कुल एक रिट याचिका दायर करके स्टेट को एक्शन लेने के लिए बिल्कुल एक याचिका लगा के कार्रवाई की जा सकती है जी। अब मैं आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 20/5 को जो आदेश दिया, जो डिवीजन बेंच ने आदेश दिया, उसमें मुख्य तौर पे ये है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया स्थापित कर दिया है, जो अधिकारी हैं उनका इनएक्शन है उसके लिए एक टाइम फ्रेम तय हो गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये जो भी बातें बोली गई हैं ये ऑलरेडी पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं, बट अधिकारी जो कि या तो मिलके या कंप्लीट इनएक्शन से इलीगल कंस्ट्रक्शंस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बड़ा गंभीर विषय बन जाएगा, क्योंकि अब उनको ये बोला गया है कि एक फिक्स टाइम फ्रेम में एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करे, जो कि यूजुअली एनजीटी वगैरह में फिक्स टाइम फ्रेम कितने दिन का है? 90 दिन का टाइम फ्रेम दिया है, जिसमें सारी कार्रवाई एक्शन करके रिपोर्ट करना, और अगली डेट उसमें 4 अगस्त की लगाई है। तो उस तारीख तक सारी कार्रवाई करके एक एक्शन रिपोर्ट जाएगी। इसमें अमाइकस भी अपॉइंटेड है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि पिछली डेट का अगर ऑर्डर शीट देखा जाए तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि इतनी सीरियसली सुप्रीम कोर्ट के लेने के बावजूद रिपोर्ट्स जो आई थी वो शायद 3 ही स्टेट्स की आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस तौर पे ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी कैपिटल शहर्स की जो भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, वो वहां पे रिपोर्ट करें कि क्या कार्रवाई उन्होंने करी है, कितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस को नोटिस दिए हैं, और नोटिस के बाद क्या कार्रवाई करी है। सिर्फ नोटिस देना नहीं, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया कि कई बार हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं, अरेरा कॉलोनी से रिलेटेड भी आदेश हुए हैं जहां पे नोटिस हुए हैं लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। तो ये फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है स्वतः संज्ञान लेके, तो उम्मीद ऐसी है कि हो सकता है ज्यादा सीरियसनेस से इसको लिया जाए। दूसरी बात है कि अगर राज्य सरकारों ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की तो फिर ये कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना की श्रेणी में भी आएगा। ये भी मुझे लगता है कि ये बात भी उसमें जोड़ी गई है। तो अब सरकारें या अधिकारी मजबूर हैं, लेकिन सवाल वही है कि उसके पहले सौरभ जी रास्ता निकाला जा रहा है ताकि कोर्ट में कहा जाए कि जो मामला आपके सामने है वो दरअसल उस बारे में सरकार ने और डिसीजन ले लिया है और उसके तहत सरकार उस पर कार्रवाई करी है, और कार्रवाई ये है कि उसको वो लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत संगीन मामला है। अपराधियों के साथ, नियम तोड़ने वालों के साथ प्रशासन और सरकार अगर खड़े दिखती है तो फिर जो आदमी नियम से चलता है, जो कायदे से चलता है, वो फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और लगता है कि वो ईमानदारी से और नियम से चला था, इसलिए लुट सा गया। आपकी राय? अरविंद जी, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ और ये आपके सब श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि ये आए कहाँ से नियम, और क्योंकि हमें अगर नियम समझने हैं तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये नियम हमारे साथ क्यों हैं, क्या उनका पर्पस है, कहाँ से आए, कैसे उनकी शोध की गई इत्यादि। 1960 के दशक में फोर्ड फाउंडेशन की फेलोशिप पर भारतीय जो प्लानर्स थे उनको फेलोशिप दी गई, अमेरिका भेजा गया। वहाँ पे उन्होंने अमेरिका में टाउन प्लानिंग की ट्रेनिंग पाई, और देखिए अमेरिका से जो प्लानिंग की पद्धति उन्होंने समझी, वो फिर उनको इंडिया वापस लाया गया और उनको अच्छे पदों पे बसा के एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए उनको देश भर की में शहरों के नियोजन की सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। देखिए फ़र्क सिर्फ इतना था कि जहाँ अमेरिका में जो सबर्ब्स बने हैं वहाँ पर जो मतलब मीडियन इनकम है और लगभग कार ओनरशिप पे ये सारे अमेरिका में टाउन प्लान्स बेस्ड हैं। तो जब 1960 के दशक में जब ऑटोमोबाइल, जब कार हिंदुस्तान में मुश्किल से 20,000 घरों में, 20,000 लोगों में, परिवारों में एक कार हुआ करती थी, वहाँ पर नई दिल्ली का प्लान अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अमेरिकन जोनिंग आइडियाज़ के हिसाब से तैयार किया गया। अब उसमें बहुत लोगों का फ़ायदा था, और ख़ासकर उन लोगों का फ़ायदा था जिनकी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी। और रियल एस्टेट को वहाँ से 1960 के दशक से, क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजी आए थे दिल्ली में और अन्य शहरों में, तो बहुत ज़रूरी हो गया कि रियल एस्टेट पे जो ज़मीन है वो उस पर कैसे शहर बसने थे, बहुत जल्दी शहरों का निर्माण होना था। तो देखिए यहाँ से
भारत की जो की जो दुविधा है, हमारी जो प्लानिंग की जो फेलियर्स हैं, वहाँ से शुरुआत होती है कि एक तो हमारे प्लानिंग स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक थे, दूसरी तरफ हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थी। वो इन दोनों चीज़ों को मिलाया नहीं, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इनको मिलाया नहीं जा सकता था। इसमें लोगों ने प्लानिंग को और रियल एस्टेट को और शहरी ज़मीन को, उसको एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझा, और वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। क्योंकि जब वो डिमांड और सप्लाई मीट नहीं हो पाएगी, तो आपकी जो शहर की ज़मीन की जो वैल्यू है वो आसमानी स्तर पे होगी, और उस आसमानी स्तर पे जब ज़मीन की वैल्यू पहुँच जाती है, तब अगर आप उसमें थोड़ी सी भी फेरबदल कर देते हैं तो बहुत लोगों का वहाँ पर उस समय फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से डीएलएफ और बहुत सारे ऐसे, इसीलिए देखिए फरीदाबाद और गुड़गांव क्यों बसे, वो इसलिए बसे क्योंकि दिल्ली अपने नागरिकों के लिए ज़मीन दे ही नहीं पाई, उनको घर दे ही नहीं पाई। 40 साल से जो परिवार वहाँ रह रहे थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, मकान नहीं थे रहने के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। मैं दरअसल आपने जो इतिहास की बात की, मैं और थोड़ा पीछे जाएंगे इतिहास के, गुलामी के भी पहले की बात मैं करूँगा। जब हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर जैसा शहर, जयपुर जैसा राज्य, वो आज से कई सैकड़ों साल पहले बड़े योजना के तरीके से बसा। उसका आप देखिए कि वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवेज सिस्टम, वहाँ की सड़कें, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की शिक्षा लेने अमेरिका गए थे, जो वहाँ से लौट कर आए, ज़्यादा बेहतर बताएंगे राठी जी इस पूरे मामले में, कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अवैध निर्माणों को वैध करने का एक जरिया बन गई। वहाँ पर जो भी मामले जाते थे, पैसा अगर कोई देता है या फ़ोन कराएगा तो वो उसका अवैध निर्माण करने की या तो अनुमति मिल जाएगी या अवैध निर्माण को वैध कर दिया जाएगा। तो हमने जो बागड़ लगाई थी वो खेत खाने लग गई। दूसरी बात यह कि योजनाओं के आपने कहा कि जो पैरामीटर्स बने थे उसके हिसाब से काम नहीं हुए। दरअसल हमारी सरकार और जो प्रशासन है उसकी नीयत खराब है, मैं कहूँगा कि बदनीयती है। मास्टर प्लान नहीं बनना ये बहुत बड़ा उसका एक प्रमाण है, और फिर नहीं बनना अलग बात है, फिर बनते ही नहीं रहना, 20-20 साल गुजर जाना, इसका मतलब है कि पूरे शहर की प्लानिंग हमने दे दी रियल एस्टेट को, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को। वो जहाँ मर्जी आए सड़कें बनाए, जितनी चौड़ी सड़कें बनानी बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं और उनके पास नक्शे होते हैं डुप्लेक्स के, सीवेज सिस्टम उसको झेल नहीं पाता। जब वहाँ बड़ी तादाद में लोग रहने आते हैं तो स्थितियाँ बिगड़ जाती है। भोपाल की हम बात करें तो 25,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रडार पर आई हुई है। 150 ऐसे मामले हैं जो 4 साल में उल्लंघन के मिले हैं नगर निगम को। सोचिए आप राठी जी, 4 साल में नगर निगम को सिर्फ 150 ऐसे मामले मिले हैं जिसमें निर्माण कार्य में उल्लंघन हुआ है, लेकिन अब 25,000 प्रॉपर्टी रडार पे है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल रडार पे तो बहुत होंगी प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी बची नहीं है। और सरकार के अधिकारी से लेके नेता, आज आप देखिए कि जैसे ये हलचल चालू हुई पिछले 1 हफ्ते से, जब से नोटिस आ रहे हैं, तो सारे संघ बन गए। चूंकि रहवासी संघ तो है नहीं, रहवासी संघ तो वो गरीब की वो है जिसे हर कोई हकाल के चल देता है। तो ये जो ताकतवर लॉबी है, ये मुट्ठी भर ताकतवर लॉबी इतनी मजबूत हो गई कि हर नेता, हर अधिकारी के पास जा रही है, और वो अपने लिए 29 तारीख में नियम बनवा लाई। आप सोचिए नियम कितने जल्दी बनवा गए। 29 तारीख को सरकार ने नियम ला दिया। लेकिन वो लोग बड़े भोले हैं। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आएगी, गुप्ता जी बिल्कुल आएगी, वो तो संज्ञान में जाएगी। बिल्कुल। और सरकार की, मुझे लगता है, हालांकि कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है, सरकार की इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट खिंचाई भी कर सकता है। जी नहीं, बिल्कुल। अब आप ये सोचिए कि मैं मतलब कैसे वो आवासीय व्यक्ति जो आपने जो ठगी सा महसूस करना, आज हमारे अड़ोस पड़ोस में व्यवसायिक उपयोग हो रहा है, उनने किराए से दे रखा है जिसका लाखों रुपए किराया मिल रहा है, और हम अपना रह रहे हैं। अगर हम कुछ हिस्सा किराए से देना चाहें तो आवासीय उपयोग के लिए देंगे, 5-7 हज़ार मिलेगा। पड़ोसी 1 लाख कमा रहा है तो वो 1 लाख की ताकत है उसके पास। हम 5,000 दे के ईमानदारी से सरकार से डर रहे हैं, नियमों से बंधे हैं, डर के कह लें या नियम का पालन करने वाला मान ले, तो हम बचे हुए हैं और हमारे साथ दिक्कतें हैं। और जो पालन नहीं कर रहा है वो लाखों रुपए कमा रहा है। बिल्कुल। आज पूरी प्रॉपर्टियां शहर के पैसे वालों ने अर्रा कॉलोनी में खरीदी, रहना एक भी नहीं आया, रहने के लिए उसे भी ईवन में खरीदता है, अंदर सुरक्षित रहूंगा, और बाहर सारी व्यवसायिक करके लाखों रुपए किराए में ले रहा है। बिल्कुल। कमोबेश यही हालत इंदौर की है। इंदौर में कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट ध्वस्त हो रहा है। उसकी वजह लोगों ने बताई कि लोगों ने हर चीज़ को बहुत ओवर एस्टिमेट किया। जो वहाँ की प्रॉपर्टी थी उसको लोगों ने रियल जो टाइम उनका होता है प्रॉपर्टी का, उससे ज़्यादा पैसों पर किया है, और बाहर के इन्वेस्टर्स आ गए। तो वो अलग बात है, बिजनेस करने आ रहा है। सवाल है कि
एक छोटी सी बात जो आपने कही, इंदौर में बबल इसलिए फूट रहा है कि मास्टर प्लान नहीं था, बाउंड्री तय हुई, धारा 16 करके एक धारा है जो उसमें बाहर अनुमति मिल जाती है, तो उसमें विशेष अधिकार दे रखा है डायरेक्टर को। तो आप मानेंगे करीब 300 फाइलें तो अभी पेंडिंग पड़ी हैं और 250-300 अप्रूवल हो गई। तो आप सोचिए कि अनप्लान्ड, बिल्कुल अप्रूवल के साथ अनप्लान्ड शहर को शासन ने बसा दिया। इस पूरी मुसीबत की जो जड़ है, जो अम्मा है, वो है मास्टर प्लान। गुप्ता जी, सवाल है कि हम भोपाल से चले इंदौर पहुंचे और इंदौर से भी जाके हम देश की सरहद के बाहर दुबई की बात करें, दुबई में भी ये एयर बबल फूट रहा है, वहाँ भी प्रॉपर्टी के दाम बहुत नीचे जा रहे हैं। तो सवाल ये कि जो मुट्ठी भर लोग जिनकी जेबें पैसों से भरी हुई है, वो पूरे मार्केट को ऐसा कर रहे हैं कि जो रहवासी इलाके हैं, आवासीय इलाके, वहाँ लोगों का जीवन मुश्किल है। वो शहर के बाहर जो मर्जी करें, लेकिन जो बस्तियां रहने के लिए उससे कम से कम बाजार ना बनाए। ये एक आम आदमी की दरकार है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में चूंकि आ गई है, हमारे चैनल के जरिए भी हम जरूर ये कहेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब स्वतः संज्ञान ले रहा है तो कठोर कार्रवाई अंजाम तक पहुंचाए, तब तक तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। आपकी राय? जी, तो इसमें एक चीज ये है, जैसे राठी साहब ने बोला कि बीच में अगर कोई नियम आता है तो वो बड़ा कानून में एक इंटरेस्टिंग पहलू होगा कि जो कानून जिसपे ऑलरेडी संज्ञान लिया जा चुका है, सुनवाई चल रही है, जिसपे सुनवाई चल रही है, आदेश ये है कि आप एक्शन लेके रिपोर्ट करें। इस बीच रूल्स ऑफ द गेम को बीच में बदलना, 10 ओवर का गेम है, 5 ओवर बाद गेम बदलना, शायद सुप्रीम कोर्ट मेरे मत में तो ऐसा नहीं लेगी कि रेट्रोस्पेक्टिवली उसको एक तरीके से अब रूल्स को चेंज करना। नई बिल्डिंग के लिए कोई कानून आप बनाए वो एक अलग बात, जो बन चुकी हैं, जिसका संज्ञान लिया जा चुका है, उसमें बड़ा कठिन होगा। और दूसरी बात आपकी रही मास्टर प्लान की, वो वही बात आती है कि जो जैसे कहा, जो व्यक्ति रूलों का पालन कर रहा है, जो एक गॉड फियरिंग, जो सोसाइटी फियरिंग, लॉ फियरिंग व्यक्ति है, वो नुकसान में है। और जो व्यक्ति पावर से कुछ अप्रूवल्स या कुछ इनएक्शन करा सकता है, जिसको ये पता है कि अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मेरे घर आ जाए, वो व्यक्ति रेंट पे भी देगा। और उस इनएक्शन को तोड़ा है इसने। अगर अंतिम तर्क तक ये चला जाए और एकदम एक्ट करे सुप्रीम कोर्ट जिस पे, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें आदमी ये सोचता है कि मैं इतना पावरफुल हूं कि अधिकारी मेरे घर तक नहीं आएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको मेरे ख्याल में तोड़ा है। इसमें अब ये महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से लेता है, क्योंकि कंप्लायंस रिपोर्ट्स हमने देखा है बहुत ही वेग, कई बार कंप्लायंस रिपोर्ट्स फाइल होती है कि हमने इतने लोगों को नोटिस दिया, नोटिस के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ही पॉइंट आउट किया है कि नोटिस तक नहीं सीमित रहना है, नोटिस के परसुएंस कार्रवाई क्या की गई, आपने क्या कार्रवाई की वो हमारे समक्ष लाए। और टाइमलाइन भी सेट किया कि 90 दिन में आप जो अपीलें हैं जो वो डिसाइड कर लें। क्योंकि एक पहलू इसमें ये होता है, राजेंद्र कुमार बरजतिया एक जजमेंट है 2024 का, उसमें कुछ ड्यू प्रोसेस कंप्लायंसेस है कि किसी का मकान अगर डिमोलिश होना है या किसी की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होना है तो उसको एक सुनवाई का मौका देना है, उसके वहां एक नोटिस जाना है, 15 दिन का समय देना है, उसको सुनवाई करना और अपील का भी अधिकार है। उस पूरी प्रोसेस को भी टाइम लिमिट से 90 दिन की सीमा दी गई सुप्रीम तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है कि अब आपको काम भी करना है और उसके लिए समय सीमा तय कर दी है और जिम्मेदारी भी तय कर दी। अकाउंटेबिलिटी का बड़ा संकट होता है। मैं कहता हूं सौरभ सर कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अखाड़े में जैसे जब कुश्ती होती है तो पहलवान लोग तेल लगा के आते हैं ताकि दूसरा पकड़े तो वो हाथ फिसल जाए और वो छूट जाए, ऐसे ही सरकारी अधिकारी भी तेल लगा कर निकलते हैं कि आप उन्हें पकड़ेंगे वो फिसल जाएंगे, कहेंगे कि कार्रवाई कर रहे हैं, जांच की जा रही है, ऊपर अभी बैठक हो रही है, कानून की समीक्षा की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तेल लगा के फिसलने वाले अफसर होते हैं उनके लिए भी रास्ता बंद किया है, टाइम लिमिट तय कर दी है 90 दिन की, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की कि आपको सिर्फ नोटिस नहीं कार्रवाई करना है। और दूसरी बात यह कि ये जो सारा मामला है अब मुकाम तक पहुँचा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के कहने पर नहीं किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट स्वतः जाग रहा है तो फिर उसे कोई भी नियम सुला नहीं सकता, वो कार्रवाई करेगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की नज़ीर बने कि देश भर में इसकी मिसाल दी जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मकान भी टूटेंगे, दुकानें भी टूटेंगी, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो या कोई और चीज़। सौरभ जी, मैं मानता हूँ कि दिक्कत निष्ठा की है और देखिए अभी तमाम ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं क्योंकि हम ये पर्यावरण को ध्यान से देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे EIA को भी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव कर दिया, इस तरह के जो मामले हैं जहाँ पे जो बड़े कारोबारी उल्लंघन कर रहे हैं नियम का, उस पर हाई कोर्ट की रूलिंग के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया।
ऐसे कई मामले हैं, या उस स्तर पर एक्शन नहीं लिया गया। तो अभी हमें देखना यह है कि क्या अवहेलना होगी, क्या उस स्तर पे अवहेलना हो सकती है, क्योंकि हो सकती है। मैं मानता हूं कि हम जो शहरी विकास का जो ढांचा है वो तकरीबन हर दर तक उसकी पहुंच नहीं है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आप देखिए चेन्नई जैसे शहर में 80% घरों में पानी नहीं मिलता, पाइप से पानी नहीं आता, वो खुद अपना बंदोबस्त करते हैं तो पानी पी पाते हैं। तो ऐसे देखिए, जेब ब्रुगमन जैसे एक अमेरिकन स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक किताब लिखी है। उनका मानना ये है कि ये एक वीक स्टेट है और ये स्टेट कलेक्टिवली और ऐसे, क्योंकि ऐसे बैड एक्टर्स की वजह से प्रोग्रेसिवली वीकन होता जा रहा है, और जैसे ये वीकन होगा आपके शहरी विकास के जो आपकी सर्विसेज हैं वो नहीं पहुंच पाएंगी। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे शहरों में तमाम दिक्कतें हैं, पानी की दिक्कत है, फ्लडिंग की दिक्कत है, इतनी गर्मी, इतने स्तर पर गर्मी बढ़ गई है, और हम क्योंकि शहर का कोई ढांचा ही नहीं है, मास्टर प्लान आते नहीं हैं। अगर मान लीजिए रेल मंत्रालय ट्रेन चलाना बंद कर दे और कहे कि सॉरी लेट हो गई ट्रेन, अब ट्रेन नहीं चलेंगी, तो क्या हम मान जाएंगे? नहीं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की हुई है, वहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड है, अकाउंटेबिलिटी चल रही है। वो शायद मुझे लगता है कि हमारे अभी काफ़ी रास्ता बाकी है हमारा जी। इस उसमें। और एक तो आपने ट्रेंड का एग्जांपल दिया, बात ये भी हो रही थी ना, मैं अंतिम बात जोड़ूंगा इसमें, कि खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। यहाँ तो ये हो रहा है कि ओवर चल रहा है, बॉलर के हाथ से बॉल छूट गई है, बैट्समैन तक पहुंची नहीं है, और एम्पायर ने नियम बदल दिए कि अगर बॉल बैट से लग के आपके हाथ में भी गई तो कैच नहीं माना जाएगा। ये ठीक वैसी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, 2 माननीय न्यायमूर्ति की बेंच सुनवाई कर रही है, उन्होंने निर्देश जारी किए, उसके बीच में आप ये कर रहे हैं। तो ये एक खिलवाड़ा, मैं इसमें अंतिम शब्द जोड़ूंगा कि ये प्रशासन का ढीठपन है। जैसे कहते हैं कि हमें किसी का डर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद ये बता देगा कि सुप्रीम कोर्ट सच में सुप्रीम है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, सौरभ जी आपका बहुत धन्यवाद, और हरप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।